दोस्तों ये स्टोरी का 26वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दिव्यांश ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। दृष्टि, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन सिर्फ बेड पर, वरना एक अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी कौन बिताएगा। वैसे सच बताऊं तो तुम्हारे साथ बीते हुए 5 दिन मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं। तुमसे मैं शादी तो नहीं करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीद दूंगा। मैं और तुम उस फ्लैट में ही अपनी रातें बिताएंगे। तुमने कुछ महीने तक मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं तुमसे शादी करने की सोचूं। वैसे भी तुमसे शादी नहीं भी करूंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। तुमसे तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। मुझसे शादी करने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं। हाँ, अगर तुम्हें अपने जिस्म की आग ठंडी करनी है तो मुझे बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगा। खुद ही सोचो, तुम एक अंधी लड़की हो और एक अंधी लड़की बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। दिव्यांश ने लेटर खत्म किया और दृष्टि की तरफ देखा। दृष्टि भरे गले से बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपने मेरे 5 दिन के डेडिकेशन का मजाक बनाकर रख दिया। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। मैं भी मजबूर थी अपने भाई बहनों के लिए, लेकिन आप मजबूर नहीं थे। फिर भी आपने मेरे साथ रात बिताई। अभी आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी आपको मेरे साथ रात बितानी है। इतने गिरे हुए और घटिया इंसान है। दिव्यांश दांत पीसता हुआ बोला, दृष्टि, यह लेटर मैंने नहीं लिखा है। दृष्टि दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, पता था मुझे कि आप मुझे यही कहेंगे कि यह लेटर आपने नहीं भिजवाया। क्यों झूठ बोल रहे हैं। अपने लिए किसी और लड़की को ढूंढ लीजिए जो आपको पूरी सेटिस्फाई कर दे। मैं उस टाइप की नहीं हूँ। इतना कहकर दृष्टि गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। दिव्यांश को गुस्सा आ गया। उसने एक पंच बनाकर गाड़ी में मारा। गाड़ी के शीशे पर क्रैक आ गया। दिव्यांश ने फिर से गाड़ी का गेट खोला और दृष्टि का हाथ पकड़कर नीचे उतारा। दृष्टि कंटिन्यू कहती रही, अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो मैं आप पर हरासमेंट का केस कर दूंगी। तुम्हारे हरासमेंट के केस से डरता नहीं हूं मैं। दिव्यांश रघुवंशी नाम है मेरा, समझी। नीचे उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ऐसे बात को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। यह बात तो तुम्हें क्लियर करनी ही होगी। दृष्टि ना चाहते हुए भी दिव्यांश की ताकत के सामने कमजोर पड़ गई और एक बार फिर गाड़ी से नीचे उतर गई। दिव्यांश गुस्से में बोला, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, या तो मैं समझ गया, वरना तुम ऐसी ही किसी भी लेटर पर विश्वास नहीं करती। कोई बात नहीं, मेरे साथ शादी कर लोगी तो तुम्हें अक्ल भी आ जाएगी। खैर छोड़ो, या बताओ, या लेटर तुम्हें किसने दिया। मैंने बबीता आंटी को सब कुछ बता दिया था। या लेटर मुझे उन्होंने ही भिजवाया है। अब जो भी पूछना है बबीता आंटी से जाकर पूछिए, मुझसे नहीं। छोड़िए मुझे। इतना कहकर दृष्टि ने अंदाज से ही दिव्यांश को धक्का दे दिया। दिव्यांश इसके लिए तैयार नहीं था और 2 कदम पीछे हट गया। दृष्टि फिर से गाड़ी में बैठ गई और बोली, भैया प्लीज गाड़ी स्टार्ट कीजिए, चलिए यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। दिव्यांश गाड़ी को रोकता उससे पहले ही गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ चुकी थी। दिव्यांश की बाइक भी सड़क पर थी। गाड़ी जब बाइक की साइड से निकली तो दिव्यांश की बाइक गिर गई। दिव्यांश जल्दी से भागकर अपनी बाइक के पास गया और उसे खड़ी करके स्टार्ट करने लगा, लेकिन वह बाइक का गियर चेंज करता उससे पहले ही एक हॉकी स्टिक आकर उसके सर में लगी। दिव्यांश हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे पलट कर देखा तो 4-5 आदमी, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, दिव्यांश पर हमले के लिए तैयार खड़े थे। दिव्यांश जैसे तैसे बाइक से उतरा। उसे चक्कर आने लगे, उसकी आंखें बंद हो रही थी। इतने में दूसरे आदमी ने दिव्यांश को हॉकी मारने की सोची, लेकिन दिव्यांश ने उस हॉकी पकड़ ली और एक पंच उस आदमी के मुंह पर मार दिया। देखते ही देखते फाइट शुरू हो गई। दिव्यांश के सर में इस वक्त खून निकल रहा था, फिर भी वह उन सबके साथ फाइट कर रहा था। वह आदमी भी दिव्यांश के साथ बैठकर लड़ रहे थे। उन आदमियों में से एक ने दिव्यांश के कंधे पर हाथ से स्टिक मारी। दिव्यांश जमीन पर गिर पड़ा। सारे आदमी दिव्यांश को पैर से मारने लगे। दिव्यांश जैसे तैसे उनकी मार से खुद को बचा रहा था, फिर भी उन सारे आदमियों के बीच में कमजोर पड़ रहा था। दिव्यांश की हालत बहुत खराब हो रही थी, फिर भी दिव्यांश ने हिम्मत
हिम्मत की और खड़ा होकर फिर से फाइट करने लगा। तभी दूसरा आदमी दिव्यांश को पीछे से हॉकी मारने ही वाला था कि उसका हाथ पैथर ने पकड़ लिया और पैथर ने उसकी हॉकी छीनकर एक पंच उस आदमी को मारा। पैथर को देखकर दिव्यांश के अंदर जान वापस आ गई। फिर दिव्यांश और पैथर दोनों आदमियों पर टूट पड़े। पैथर ने एक को तसल्ली से मारा। दिव्यांश का खून देखकर पैथर का दिमाग खराब हो गया। उसने उन आदमियों को तब तक मारा जब तक वह आदमी अधमरे नहीं हो गए। पैथर एक आदमी को मार रहा था। पैथर उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोला, बता तुझे किसने भेजा है, जल्दी बोल तुझे किसने भेजा है साले, तुझे यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, हमें उसका नाम नहीं पता, हमें तो बस अटैक करने के लिए पैसे मिले थे। पैथर उस आदमी के जबड़े पर मारते हुए बोला, मैं तुझे पैसे देता हूँ, जो उस आदमी को मार जिसने तुझे पैसे देकर दिव्यांश सर पर अटैक करवाया है, वरना आज ही तेरी जान ले लूंगा। वह आदमी हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमें तो जो भी पैसे देता है हम उसके पैसे लेकर काम कर देते हैं, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। उस आदमी ने मौके का फायदा उठाया, पैंथर को धक्का दिया और वह सारे आदमी वहां से भाग गए। दिव्यांश को इस वक्त बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए वह सड़क के किनारे पर बैठ गया। पैंथर ने जल्दी से गाड़ी में से पानी की बोतल लेकर आया और दिव्यांश को देते हुए बोला, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। दिव्यांश ने पानी पिया, थोड़ा पानी अपने सर पर डाला, अपने जख्मों पर हल्का हल्का पानी डाला। पैंथर ने दिव्यांश को संभालते हुए गाड़ी में बिठाया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके यू टर्न ले लिया। रास्ते में दिव्यांश ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? पैंथर बोला, पूर्वी का मैसेज आया था कि अपने दिव्यांश सर को लेकर जाओ, बस फिर मैं भी आ गया। क्या हुआ सर, भाभी मानी? दिव्यांश इस वक्त दर्द में था, फिर भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, यार बेवकूफ लड़की से प्यार हो गया, अक्ल नहीं है उस लड़की के अंदर, पागल है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, समझ नहीं आता कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। ओनली ब्यूटी नॉट ब्रेन। पैंथर हंसना चाहता था लेकिन दिव्यांश की हालत देखकर हंसा नहीं। पैंथर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, कैसे हुआ क्या सर? दिव्यांश ने लेटर पैंथर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारे किसी दुश्मन ने मेरी और दृष्टि के प्यार का फायदा उठाया और यह लेटर दृष्टि को दे दिया। अब दृष्टि समझती है कि यह लेटर मैंने उसको लिखा है। दृष्टि में इतनी भी अक्ल नहीं कि मैं उसे ऐसे लेटर क्यों लिखूंगा। ऐसा बेहुदा पत्र लिखने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे उसे कुछ उल्टा सीधा कहना होता तो मैं सीधा जाकर उसके मुंह पर ही नहीं बोल देता, ऐसा घोषणा पत्र लिखवाकर उसके पास थोड़ी भेजता। दिव्यांश की बात सुनकर पैंथर को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। पैंथर ने अपना ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में गाड़ी हवेली के बाहर रोक दी। पैंथर जल्दी से उतरकर दिव्यांश की तरफ गया और दिव्यांश को संभालता हुआ हवेली के अंदर लाया। हवेली में लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, जो रह गए थे उन्हें भी सिवाय और हीर विदा कर रहे थे। हीर सिवाय ने जब दिव्यांश को इस हालत में देखा तो वह दोनों ही भागते हुए उसके पास आए। सिवाय ने दिव्यांश को दूसरी तरफ से पकड़ा और सोफे पर बैठाते हुए पूछा, कहाँ से पिटकर आया है तू? दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, उसे सच में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। पैंथर बोला, सर वह सब बाद में, पहले डॉक्टर को कॉल कीजिए। सिवाय और पैंथर दिव्यांश को संभाल कर उसके कमरे में ले गए। दोनों ने दिव्यांश को बेड पर लेटा दिया। सब दिव्यांश के कमरे में ही थे। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने दिव्यांश को इंजेक्शन दिया, उसका चेकअप किया, उसकी चोट पर बैंडेज की। डॉक्टर ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन खून थोड़ा ज्यादा बह गया है, 2 दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन टाइम से दे दीजिएगा। डॉक्टर चला गया। हर्षवर्धन ने हाथ बांधकर दिव्यांश को देखकर हल्के गुस्से में कहा, सुना क्या कहा है डॉक्टर ने? अब 2 दिन तक बेड से नीचे पैर मत रखना, वरना यह टांगे तोड़ दूंगा, समझ आया? आखिर कहा था ना मैंने कर लूंगा सॉरी से बात, लेकिन तुम्हें तो बहुत जल्दी लगी रहती है। दिव्यांश के एक्सीडेंट की बात सुनकर सौर्य और वरदान भी उसी कमरे में आ गए। वह दोनों भी जाने की तैयारी कर रहे थे। सौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा, क्या हुआ है, तुम इतने घायल कैसे हो गए? दिव्यांश ने सौर्य से कुछ नहीं
कहा और हर्षवर्धन चुप नहीं रहा। हर्षवर्धन बोला, दृष्टि के पीछे पागल हो गया है। दृष्टि बिना बताए चली गई तो यह उसके पीछे भाग गया था, उसे मनाने, और बदले में पीटकर आ गया। मैंने इन सबको 5-5 लोगों को पीटने की ट्रेनिंग दे रखी है, फिर भी यह पीटकर आ गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है सॉरी कि मैं क्या बताऊं चाचू, मैंने भी पीटा, दिव्यांश धीरे से बोला। हर्षवर्धन ने घूर कर दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने अपनी नजरें नीचे कर ली। पैंथर बात को संभालता हुआ बोला, चाचू सर सही कह रहे हैं, हमने भी उन्हें मारा, बहुत मारा, 12 की तो मैंने हड्डी भी तोड़ दी। दिव्यांश बोला, चाचू वह सब बाद में, पहले सौर्य से मेरी और दृष्टि की शादी की बात फिक्स करो। सर में चोट लगी थी, हाथों से खून आ रहा था, डॉक्टर ने 2 दिन बेड से उठने के लिए मना किया है, लेकिन तू वही का वही अटका है कि दृष्टि से शादी करनी है। कर चुका हूं मैं सौर्य से बात। हर्षवर्धन इस बार फिक्र के साथ बोला। सौर्य ने हाँ भी कर दी है, यकीन नहीं आता तो सौर्य से ही पूछ लो। दिव्यांश ने उम्मीद भरी नजरों से सौर्य को देखा। सौर्य ने पलकें झपकाई। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सौर्य बोला, मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डिसीजन सिर्फ दृष्टि का होगा। वह दिव्यांश से शादी करना चाहती है तो मैं उसकी शादी दिव्यांश से धूमधाम से करूंगा। सौर्य की बात दिव्यांश को अच्छी तो लग रही थी, फिर भी उसने कंफर्म करते हुए पूछा, और अगर दृष्टि ने मना कर दिया तो क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं करोगे? सौर्य हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ मेरी बहन मना नहीं करेगी, और अगर उसने मना किया तो मैं उसे समझा लूंगा कि तुम उसके लिए बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर हो। सौर्य की समझदारी की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने सौर्य के कंधे पर हाथ मारकर कहा, तुम सारे नालायक एक तरफ और अकेला सौर्य एक तरफ। तुम सारे मिलकर भी सौर्य की समझदारी की बात नहीं कर सकते। सौर्य की बात ही अलग है, यह लड़का अकेला ही 100 पर भारी है। सौर्य की इतनी तारीफ सुनकर सिवाय तो अंदर ही अंदर जलकर राख हो गया। सिवाय अपने मन में बोला, चाचू तो सौर्य से कुछ ज्यादा ही लगाव है। ऐसा क्या है इस लड़के में जो मुझ में नहीं? मैंने ही तो मिलवाया था चाचू से। बस उस दिन से लेकर आज तक सौर्य की बड़ाई करते रहते हैं और थकते नहीं हैं। खैर जो भी है तो मेरा दोस्त ही, अब और तो मेरा साला भी बन गया। साला कहीं का, जब इसे पता चलेगा कि मैंने छुई मुई से शादी कर ली, तब तो यह लावे की तरह फट जाएगा, शक्ल देखने लायक होगी। वरदान बोला, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। हर्षवर्धन हाथ जोड़कर वरदान को जाने की इजाजत दे दी। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही शौर्य और वरदान को हवेली के बाहर तक छोड़ आए। हीर के हाथ में कुछ रिटर्न गिफ्ट थे जिन्हें वह शौर्य और वरदान को देना चाहती थी। जैसे ही हीर वह गिफ्ट गाड़ी में रखवाने लगी, वरदान ने हीर को रोकते हुए कहा, हीर बेटा, अब यह गिफ्ट मैं लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया है। आज से तुम्हारे घर का पानी भी पीना मेरे लिए पिता धर्म के खिलाफ है। हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, रजावत साहब कैसी बातें करते हैं, आजकल इन बातों को कौन मानता है, हम भी खुशी में दे रहे हैं। ले लीजिए। वरदान हाथ जोड़कर बोला, मैं भी पहले यह रस्में नहीं मानता था, लेकिन कोई था मेरी जिंदगी में जिसने मुझे यह सब कुछ सिखा दिया। अब तो तुम कुछ भी कहो रघुवंशी साहब, मैं यह रिटर्न गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अब तो मैं अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भेज दूंगा। हर्षवर्धन वरदान साहब की जिद समझ रहा था। जितना हर्षवर्धन ने वरदान के बारे में सुना था, वह अपने वसूलों का पक्का था। एक बार उसने अगर डिसाइड कर लिया कि वह हीर के घर का खाना नहीं खाएगा, तो वह हीर के घर का खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। वरदान ने फिर हीर के सिर पर हाथ रख कर कहा, तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कभी भी मेरी जरूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे याद कर लेना। वरदान का इतना प्यार देखकर हीर की आंखों में पानी आ गया और वह धीरे से बोली, धन्यवाद पापा। हीर के मुंह से पापा सुनकर वरदान को लगा कि शायद उसकी बेटी ही उसे पापा कहकर बुला रही है। वरदान मन ही मन बोला, तुम्हारी जितनी तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी भी तुमसे थोड़ी ही छोटी है। जब वह मुझसे मिलेगी तो तुमसे जरूर मिलवा दूंगा। हीर, वरदान और शौर्य इजाजत लेकर हवेली से चले गए। हीर वरदान की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। हीर की आंखों में आंसू थे। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू देखे तो उन्हें पोंछते हुए कहा, ओए नालायकों की सिंड्रेला चाची, क्यों रो रही हो? रजावत साहब कौन सा हमेशा के लिए चले गए? जब हम रघुवंशी मेंशन जाएंगे तब मिल लेना।
रजावत साहब से हीर सुबकते हुए बोली, साहब आपने मुझे सब कुछ दे दिया। हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, यह पापा देने का इरादा तो मेरा नहीं था और ना ही यह पापा मैंने दिया है, या तो तुम्हारी किस्मत में थे। खुश हो जाओ। रजावत साहब जल्दी से किसी को अपनाते नहीं हैं और एक बार किसी को अपना लें फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। हर्षवर्धन हीर को लेकर हवेली के अंदर आ गया। हर्षवर्धन जैसे ही हवेली के सिटिंग एरिया में गया, उसने देखा दिव्यांश पैथर के साथ सिटिंग एरिया में आ रहा है। दिव्यांश को देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन का दिमाग पहले ही खराब था। एक तो बबीता आंटी की डेथ हो गई थी, ऊपर से दिव्यांश पर अटैक होना और फिर दिव्यांश का हर्षवर्धन की बात ना मानना हर्षवर्धन को गुस्सा दिला रहा था। हर्षवर्धन ने लगभग गुस्से में चलते हुए कहा, दिव्यांश तुम्हें मैंने क्या कहा था कि तुम 2 दिन बेड से नहीं उठोगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सच में तुम सब ने कसम खा रखी है कि तुम अपने चाचू की कोई बात नहीं मानोगे? हीर ने जल्दी से हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर कहा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी दिव्यांश भैया को इतनी चोट लगी है, ऊपर से आप उन पर इतना चिल्ला रहे हैं। तुम हर बार इन सब की साइड लेना बंद करो। हीर तुम समझती नहीं हो, यह सब तुम्हें पागल बना देंगे। मैं अगर इन सब के साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगा तो यह अपनी अपनी मनमानी करते रहेंगे। तुम चुप रहो। हर्षवर्धन ने हीर को भी डांट दिया। दिव्यांश धीरे से बोला, चाचू मुझे बस एक काम करना है। मैं वादा करता हूँ उस काम को करने के बाद जितने दिन आप कहेंगे उतने दिन रेस्ट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे वह काम करने दीजिए। हमारी हवेली में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम खुश रहें, जो हमारी खुशियों में ग्रहण लगा रहा है। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने फिर से हिम्मत करके हर्षवर्धन की बाजू पकड़ ली और बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो प्लीज शांत हो जाइए। हर्षवर्धन चुप हो गया। हर्षवर्धन को चुप देखकर दिव्यांश समझ गया कि उसके चाचू ने परमिशन दे दी। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, घर में जितने भी नौकर हैं सबको बुला कर लाओ। पैंथर ने दिव्यांश को संभालते हुए सोफे पर बैठाया और फिर सारे नौकरों को बुला लिया। हवेली में करीब 20-25 नौकर थे। सब आकर दिव्यांश के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। दिव्यांश ने उन सारे नौकरों को देखकर गुस्से में कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे देना, वरना अगर मुझे सच पता चल गया तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सिवाय जो कि वहीं बैठा था, उसने दिव्यांश को देखकर कहा, आराम से बोल ले, आराम से बोलेगा तो भी इन्हें सुनाई देगा, लेकिन अगर तू चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, तेज बोलेगा तो तेरी चोट पर दर्द होगा। नहीं तो मुझे बता क्या किया है इन्होंने, अभी इनकी खाल उधेड़ देता हूँ। हर्षवर्धन जो कि शिवाय के पास ही बैठा था, उसने शिवाय के सर पर मार कर कहा, तेरे गुलाम है या जो इनकी तू खाल उधेड़ देगा? बहुत डायलॉग मारने आ रहे हैं। यार चाचू, दिव्यांश का गुस्सा मुझ पर मत उतारो, मैं तो बस उसकी फिक्र कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि थोड़ा आराम से बोल वरना चोट में दर्द होगा। सिवाय अपना सिर रगड़ता हुआ बोला, तू रहने दे, मैं कर लूंगा, चल हट। दिव्यांश ने सिवाय की बातों का जवाब देते हुए कहा। दिव्यांश ने अपनी जेब से वह लेटर निकाल कर नौकरों को दिखाते हुए कहा, यह लेटर दृष्टि को किसने दिया था? देखो मैं जानता हूँ तुम में से किसी एक ने दिया है। अगर मुझे बता दोगे तो शायद मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे खुद पता चला तो सच कह रहा हूँ चाचू भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। उनमें से एक नौकर आगे आया और उसने सिर झुकाकर हिम्मत करते हुए कहा, सर मैंने दिया था। नौकर ने यह सब बोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। वह नौकर जानता था कि फैमिली में सबसे ज्यादा गुस्सा दिव्यांश को ही आता है, लेकिन अगर वह दिव्यांश के सामने सच नहीं बोलता तो दिव्यांश अपने कहे शब्दों पर पड़ा रहता। वह सच में उस नौकर को जान से मार देता। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने नौकर से आराम से पूछा, किसके कहने पर दिया? क्या तुम्हें या बबीता आंटी ने दिया था? दिव्यांश ने फिर पैंथर को देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, बबीता आंटी का पता लगा। बबीता आंटी को दृष्टि ने सब कुछ बता दिया है। कहाँ है बबीता आंटी?
पैंथर अपनी सफाई देता हुआ बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी हवेली छान मारी, मुझे बबीता आंटी कहीं नहीं मिली। दिव्यांश की बात सुनकर हर्षवर्धन को लगा कि उसे अब दिव्यांश को सच सच बता देना चाहिए। हर्षवर्धन धीरे से बोला, बबीता आंटी की डेथ हो गई है, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। यह सुनते ही दिव्यांश के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सिवाय और पैंथर भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दिव्यांश ने पूछा, क्या कह रहे हो चाचू? अभी 2 दिन पहले तो बबीता आंटी हवेली में ही थी। हर्षवर्धन बोला, दिव्यांश मैं सच कह रहा हूँ, बबीता आंटी की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। बहुत जल्द पता चल जाएगा उन्हें किसने मारा है और कल हमें उनका दाह संस्कार भी करना है। दिव्यांश पहले ही दृष्टि को लेकर बहुत परेशान था और बबीता आंटी की मौत की खबर सुनकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वह सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर जान खत्म हो गई हो। हर्षवर्धन दिव्यांश के पास जाकर बैठ गया। उसे संभालते हुए बोला, दिव्यांश खुद को संभालो, मैं जानता हूँ तुम बबीता आंटी से सबसे ज्यादा अटैच थे। प्लीज समझने की कोशिश करो, अब इस दुनिया में नहीं है, खुद को संभालो। दिव्यांश दिव्यांश सच में बहुत ज्यादा हैरान था। दिव्यांश कुछ सेकंड में बोला, नहीं। फिर खुद को संभाल कर उस नौकर को देख कर बोला, या लेटर तुम्हें बबीता ने दिया था? वह नौकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ दिव्यांश के पैरों में बैठ गया और रोता हुआ बोला, सर मुझे यह लेटर एक औरत ने दिया था जो इस पार्टी में आई हुई थी। उसने मुझे बस यही कहा कि मैं यह लेटर जाकर दृष्टि मैडम को दे दूं। मुझे नहीं पता मुझे इसमें क्या लिखा है। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और मैंने यह लेटर दृष्टि मैडम को दे दिया। उस औरत ने मुझसे कहा था कि जाकर कहना बबीता आंटी ने भेजा है। कौन थी वह औरत? हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से पूछा। उस नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, सर मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसकी फोटो देख लूंगा तो पहचान लूंगा। शिवाय ने अपने फोन में से सबसे पहले नैना की फोटो निकालकर उस नौकर को दिखाते हुए पूछा, क्या यह औरत है? उस नौकर ने नैना को देखकर कहा, सर यही वह औरत है। इसी ने मुझसे कहा था कि यह लेटर जाकर दृष्टि को दे दो और कह देना बबीता आंटी ने दिया है। शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से हर्षवर्धन को देखकर कहा, यह सब किया धरा नैना का है। वह पिशाचिनी ही है जो नहीं चाहती रघुवंशी परिवार में खुशियां वापस आएं। मुझे तो कभी कभी लगता है उसी ने शौर्य को ब्लैकमेल किया है, उसी ने हमारे परिवार का एक्सीडेंट करवाया है। नैना का नाम सुनकर गुस्सा तो हर्षवर्धन को बहुत आ गया। हर्षवर्धन बोला, मानता हूँ नैना बहुत ही घटिया और गिरी हुई औरत है, लेकिन एक्सीडेंट करना मारना वह इतना नहीं सोच सकती। उसे खून करके अपने करियर पर दाग नहीं लगवाना। इन सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। दिव्यांश बीच में बोला, चाचू मुझे नैना चाहिए, अभी चाहिए। सिवाय मुझे नैना से कुछ सवाल पूछने हैं। सिवाय बोला, तू बेफिक्र रहे, 1 घंटे में नैना तुझे मेरे सामने मिलेगी, तू इंतजार कर। सिवाय ने ही बॉडीगार्ड से गन दी और उसे लोड करते हुए राजवीर को आवाज लगाई, राजवीर राजवीर नीचे आओ। राजवीर जो कि अपने कमरे में अभी अभी रेस्ट करने गया था, अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। सिवाय की आवाज सुनकर वह बाहर आकर बोला, जी सर। सिवाय गुस्से में हवेली से बाहर जाता हुआ बोला, राजवीर चलो, नैना कपूर को किडनैप करना है। राजवीर भी बिना सोचे समझे अपनी शर्ट के बटन को बंद करता हुआ सीढ़ियों से नीचे आने लगा। राजवीर ने भी एक बॉडीगार्ड से गन ली और सिवाय के पीछे चला गया। हर्षवर्धन सिवाय और राजवीर को जाता हुआ देख रहा था। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, जो भी करना है अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना। मैं नहीं चाहता कोई बखेड़ा खड़ा हो या बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़े। बेफिक्र रहो चाचू, मैं सब कुछ सोच समझकर ही कर रहा हूँ। नैना को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे उससे कुछ पूछना है। अगर उसने मेरे सवालों का सही सही जवाब दिया तो वादा करता हूँ इज्जत के साथ उसे कपूर हाउस भेज दूंगा। अब आप जाइए, आराम कर लीजिए। दिव्यांश बोला। हर्षवर्धन ने कहा, हवेली में इतना कुछ हो गया और मैं आराम करने चला जाऊं? हर्षवर्धन ने फिर हीर को देखकर कहा, हीर तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो।
हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर वहां से चली गई। दिव्यांश बीच में ही बोला, आप भी चले जाइए, मैं सच कहता हूँ नैना कपूर के साथ कुछ नहीं करूंगा। आप भी चले जाइए चाचू, आप भी बहुत थक गए हैं। हर्षवर्धन बोला, नहीं, मैं शिवाय और राजवीर का इंतजार करूंगा। दिव्यांश फिर बोला, चाचू आप समझते क्यों नहीं हो, सिंड्रेला चाची आपका वेट कर रही होंगी, चले जाइए ना, थोड़ा टाइम उनके साथ भी बिता लीजिए। मैं सच कहता हूँ कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। मन तो हर्षवर्धन का भी था कि वह हीर के साथ कुछ टाइम अकेले में बिता ले, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे तो नहीं हो सकता था। हर्षवर्धन बोला, मुझे ज्ञान मत सिखाओ, नैना कपूर से तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछोगे। दिव्यांश समझ गया कि चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन हर्षवर्धन वहां से हिलने वाला नहीं है। आखिर दिव्यांश ने अपनी हार मान ली। दिव्यांश अपने मन में ही बड़बड़ाया, पिशाचनी चाची को लेकर शिकागो तो बड़ी जल्दी से चले गए थे, और हमारी इतनी प्यारी सिंड्रेला चाची के साथ कमरे में जाते हुए भी इन्हें शर्म आ रही है। बेचारी सिंड्रेला चाची, उन्हें नहीं पता उन्होंने कितने खतरनाक आदमी से शादी कर ली, जो उन्हें तिल तिल कर मार देगा। करीब 1 घंटे बाद शिवाय और राजवीर नैना को रास्ते में से ही किडनैप करके हवेली ले आए। शिवाय ने नैना की बाजू पकड़ी और उसे लगभग खींचता हुआ हवेली में लेकर आया। उसने नैना को सोफे पर धक्का देते हुए बैठा दिया। नैना गुस्से में बोली, शिवाय तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ। नैना कपूर नाम है मेरा। तुम्हारा नाम नैना कपूर हो या नैना अगरबत्ती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे अपना नाम मत बताओ। तुम्हारा नाम मुझे अच्छे से पता है, समझी? चुपचाप बैठो। शिवाय गुस्से में बोला। नित्या भी चुपचाप आंखें झुकाए उन सबके पीछे आ रही थी। शिवाय का यह रूप देखकर नित्या भी काफी हद तक डर गई थी। शिवाय ने नित्या को देखकर कहा, जो राजवीर के पास ही खड़ी थी, तो नित्या जी, इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, यहाँ आराम से बैठ जाओगी। नित्या भी चुपचाप आकर नैना के पास बैठ गई। शिवाय ने बड़ी इज्जत से कहा, पिशाचनी चाची, चुपचाप दिव्यांश के सवालों का जवाब दो, और अगर उसके जवाब ठीक ठाक नहीं दिए तो मरने के लिए तैयार रहना। कौन से सवाल, कौन से जवाब देना? नैना भी चिल्लाई। दिव्यांश ने ज्यादा बात ना करते हुए लेटर नैना को देते हुए कहा, या लेटर तुमने दृष्टि को दिया था? नैना ने लेटर नहीं देखा और मुंह फेरकर बोली, मैं किसी दृष्टि को नहीं जानती, और मैं क्यों किसी को लेटर देने लगी? मैं तो ऑटोग्राफ देती हूँ, लेटर नहीं। शिवाय ने अपनी गन लोड करते हुए कहा, दिव्यांश ऐसे नहीं बताएगी, इसकी खोपड़ी में एक छेद हो जाएगा तो वहां भरा हुआ सारा गुड़ गोबर बाहर निकल आएगा। आई बड़ी, मैं ऑटोग्राफ देती हूँ, लेटर नहीं। हर्षवर्धन ने शिवाय को डांटते हुए कहा, शिवाय बस तुम्हारा काम यहाँ तक लाने का था, बाकी बातें मैं करता हूँ। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, देखो नैना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से 3 साल पहले खत्म हो चुका है। खत्म तो उससे पहले ही हो गया था, जब मैं और तुम हनीमून से लौटकर आए थे। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करता हूँ। डाइवोर्स के टाइम मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दी थी। तुम इस बात से पलट नहीं सकती। जब सब कुछ हमारे बीच सेटल हो चुका है तो तुम क्यों हमारी खुशियों में आग लगाने पर तुली हुई हो? तुमने यह लेटर नौकर के हाथ दृष्टि को क्यों भिजवाया? नैना कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन इस वक्त ठंडे दिमाग से काम ले रहा था, जबकि दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, नैना समझने की कोशिश करो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो बता दो, वरना दिव्यांश को रोकना मेरे बस से बाहर हो जाएगा। मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा, और तुम अच्छे से जानती हो दिव्यांश का गुस्सा। नैना ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मुंह फुलाकर बैठ गई, जैसे किसी मेहमानगिरी में आई हो। शिवाय ने गन से अपने सिर पर खुजलाते हुए बोला, बस चाचू, हो गया। आपके जोर देने पर भी यह नैना कपूर पिशाचनी चाची इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगी। मैं एक काम करता हूँ, नित्या को गोली मार देता हूँ। नित्या के मरते ही तोते की तरह सब उगल देगी।
वह कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नैना ने गुस्से में कहा, अजीब जबरदस्ती है, एक तो हमें किडनैप करके यहाँ ले आए, ऊपर से धमकी भी दे रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? सिवाय सिवाय एटीट्यूड में बोला, सिवाय रघुवंशी। खुद को मैं सिवाय रघुवंशी समझता हूँ। अब तुम बोलोगी या मैं नित्या को गोली मारूं? सिवाय की बात सुनकर नित्या डर गई। नित्या राजवीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज राजवीर, मुझे बचा लो। सिवाय सच में गोली मार देगा। प्लीज राजवीर, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। सिवाय हंसता हुआ बोला, नित्या वह नहीं बचाएगा तुम्हें, बस तुम्हारी बहन बचा सकती है। तो बेहतर होगा कि अपनी बहन से जाकर बोलो कि दिव्यांश के सवालों का जवाब दे दे, वरना तुम तो पक्की मरोगी। नित्या नैना के पास आकर बोली, दी जो पूछ रहे हैं बता दो ना। नैना नित्या जैसी नहीं थी, वह थोड़ा स्ट्रांग थी। नैना बोली, नित्या तुम शांत हो जाओ या तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सिवाय ने नित्या के ऊपर गन रखकर कहा, एक बार और तुमने मुझे उकसाया और मैंने ट्रिगर दबाया। सिवाय को देखकर हर्षवर्धन भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि नैना सिवाय के तरीके से ही बोलेगी। सिवाय ने फिर कहा, तो तुम बोलोगी या मैं ट्रिगर दबा दूं? नैना बोली, हाँ, वह लेटर मैंने ही दृष्टि को भिजवाया था। क्यों? तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है? क्या चाहती हो तुम होती कौन हो मेरे और दृष्टि के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली? क्यों किया तुमने? यह सब बता दो नैना, वरना सिवाय तुम्हें बाद में गोली मारेगा, मैं पहले मार दूंगा। दिव्यांश गुस्से में बोला। नैना चिल्लाई, क्योंकि जब तुम सब खुश होते हो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम सबको खुश नहीं देख सकती। जब तुम सब एक साथ होते हो, खुश होते हो, अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते हो, तो मेरे अंदर आग जलती है और उस आग को बुझाने के लिए मैंने दृष्टि को वह लेटर भिजवाया। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे रोक लिया। हर्षवर्धन बोला, अब जो कुछ भी दिव्यांश और दृष्टि के बारे में जानती हो वह सब कुछ बोल दो, वरना इस बार मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नैना बोली, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने दृष्टि और बबीता आंटी की बातें सुन ली थी। बबीता आंटी दृष्टि से कह रही थी कि दिव्यांश उसे बहुत प्यार करता है। दिव्यांश जब से ऑस्ट्रेलिया से आया है उसका ही इंतजार कर रहा है। बबीता आंटी की बात सुनकर दृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। दिव्यांश का नाम सुनकर दृष्टि के चेहरे पर शर्म साफ देखी जा सकती थी। दृष्टि और दिव्यांश दोनों खुश रहेंगे, यह सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी रघुवंशी परिवार में कोई भी खुश रहे, इसलिए मैंने वेटर को खरीद कर उसके हाथ वह लेटर भिजवा दिया। दिव्यांश ने नैना की सारी बातें सुनी, लेकिन जब उसने यह कहा कि दृष्टि के चेहरे पर दिव्यांश का नाम सुनकर शर्मा गई थी, उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी दृष्टि उससे प्यार करती है, लेकिन वह अब भी उससे नाराज है। उसके और दृष्टि के बीच में कुछ गलत फहमी है, जिसकी वजह से दृष्टि अब बहुत गुस्से में है। दिव्यांश ने अगला सवाल किया, तो तुमने बबीता आंटी को भी मरवा दिया? नैना बोली, बबीता आंटी को मैंने नहीं मरवाया और ना ही मैं जानती हूँ वह कहाँ है। हर्षवर्धन ने कहा, नैना इतना सच बोल दिया है तो थोड़ा सच और बोल दो, वरना हमारा दिमाग खराब हो गया तो हवेली के किसी कोने में मारकर गाड़ देंगे, न्यूज में तुम्हारे मरने की खबर चलेगी। सिवाय नैना का मजाक उड़ाते हुए बोला, टॉप मॉडल ऑफ इंडिया गायब हो गई, उसकी तलाश जारी है। किसी को कहीं नुक्कड़ चौराहे गली पर दिखाई दे तो इस नंबर पर फोन करें। नैना कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की धमकी से डरती थी। जितना वह हर्षवर्धन को जानती थी, वह इतना तो समझती थी कि हर्षवर्धन अपनी बात पर टिका रहता है। जितना हर्षवर्धन शांति से काम लेता है, उसे गुस्सा भी उतना ही आता है। नैना डरते हुए बोली, बबीता आंटी को मैंने नहीं मारा, लेकिन उन्हें किसी ने किडनैप किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। हवेली के पीछे वह किसी काम से गई थी और वहीं दो आदमियों ने उनके मुंह पर कंबल डाल दिया और उसे अपने साथ ले गए। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने नैना का जबड़ा पकड़कर कहा, और तुमने किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा? तुम्हारी वजह से वो मर गई। नैना को दर्द हो रहा था, लेकिन हर्षवर्धन ने
नैना का जबड़ा नहीं छोड़ा। नैना को गुस्सा आ गया और उसने भी पूरी जान लगाकर हर्षवर्धन का हाथ अपने चेहरे से हटाकर कहा, माय फुट, मरती है तो मरने दो, मैं क्या करूं? ऐसे 2 कौड़ी के नौकर रोज मरते हैं, उनके लिए तुम परेशान रहो, मैं नहीं होती। मैं यहाँ तुम्हारी शादी एंजॉय करने आई थी, ना कि तुम्हारे घर के नौकरों को किडनैप होने से बचाने के लिए। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने नैना पर अपना हाथ छोड़ दिया, लेकिन थप्पड़ नैना को लगता उससे पहले ही राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। राजवीर बोला, यह काम आप मत कीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, वह अपने आप नैना से सवाल कर लेगी। हर्षवर्धन ने राजवीर की बात मानकर अपना हाथ कंट्रोल कर लिया और फिर नैना को देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में एक गिरी हुई घटिया और बदतमीज औरत हो। मैं खुश नसीब हूँ कि टाइम से ही मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया। तुम जैसी औरत औरत नाम पर कलंक है, लेकिन एक इंसान की मौत हो गई तुम्हारी लापरवाही की वजह से। लेकिन तुम यह क्या समझो, जब तुम्हारा कोई अपना मरेगा तब तुम्हें शायद समझ आएगी मौत क्या होती है। शिवाय ने नित्या पर गन पॉइंट करके कहा, नित्या को अभी मार देता हूँ, पिशाचनी चाची को अकल आ ही जाएगी। नैना बोली, तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने अगर नित्या को मार दिया तो तुम जानते नहीं हो मैं किस हद तक जाऊंगी। तुम्हारी हदें देख चुका हूं मैं, तुमने दिव्यांश पर अटैक करवा कर ठीक नहीं किया, अब तुम मेरी हरकत देखो। शिवाय बोला, नैना चिल्लाई, दिव्यांश पर अटैक मैंने नहीं करवाया, मैं अटैक करवाती तो सही सलामत नहीं बैठा होता, अब तक परलोक सिधार चुका होता। यह सुनते ही शिवाय को गुस्सा आ गया। उसने खींचकर एक चाटा नैना के गाल पर जड़ दिया और फिर नैना के बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, मेरे भाई को परलोक भेजेगी, मेरे भाई पर अटैक करवाएगी? तुम जिंदा हो क्योंकि चाचू यहाँ खड़े हैं, अगर चाचू यहाँ नहीं होते तो अब तक तुम दोनों को मारकर खेत में दबा चुका होता। नैना ने शिवाय से अपने बालों को छुड़वाया और उसे हल्का सा धक्का देकर कहा, अपनी औकात में रहो। शिवाय रघुवंशी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, नैना कपूर नाम है मेरा, थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मैं रघुवंशी परिवार के गाल पर ऐसा चाटा मारूंगी कि तुम लोगों के 7 पुश्ते याद रखेंगी। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर को देखकर कहा, पुलिस बुलाओ, लेकर जाएगी इसे, छानबीन करेगी इससे। राजवीर पुलिस को कॉल करता उससे पहले ही नैना बोली, कोई फायदा नहीं, तुम भी जानते हो मैं कोई छोटी मोटी मॉडल नहीं हूँ, इंडिया की टॉप मॉडल में मेरा नाम आता है। पुलिस को फोन करोगे और मेरे पापा तब तक मेरी बेल करवा देंगे। बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अगर मैं बदनाम हुई तो लांछन तो रघुवंशी फैमिली पर ही लगा दूंगी। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर छोटी आंखें करके कहा, किसी ने सही कहा है, शर्म वाले का मरना होता है। तुम पुलिस में जाओगी, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी इज्जत पर बन जाएगी। सिवाय नैना को वार्निंग देते हुए कहा, अपने इन लंबी टांगों को अपनी औकात में रखना, हमारे काम में मदद आना, वरना सिवाय रघुवंशी का दिमाग घूम गया ना तो एक गोली में तुम दोनों बहनों को मार देगा। आज के बाद दोनों बहनें हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना नैना तुम्हारे या नयन नहीं रहेंगे। अब निकलो यहाँ से। नैना और नित्या वहां से बेइज्जती का घूंट पीकर चली गई। नैना बाहर आई जहां उसके भी 2 बॉडीगार्ड गाड़ी के पास खड़े थे। नैना ने आते ही पहले उन बॉडीगार्ड को चाटा मारा और फिर दूसरे बॉडीगार्ड को, फिर उन पर चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जब शिवाय हमें किडनैप कर रहा था तब तुम दोनों कहाँ थे? शिवाय ने तुम्हें गन दिखाई और तुम गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। तुम्हें इस बात के पैसे देती हूँ मैं। नैना ने अपना सारा गुस्सा बॉडीगार्ड पर निकाल दिया और वह बॉडीगार्ड चुपचाप नजर झुकाए वहीं खड़े रहे। नैना नित्या का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। नैना कार स्टार्ट करती उससे पहले ही नैना का फोन वाइब्रेट हुआ। नैना ने फोन की स्क्रीन देखी और गुस्से में फोन रिसीव करके कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इन सब में शामिल मत करो। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, नैना कपूर, शामिल तो तुम तभी हो गई थी जब तुमने हर्षवर्धन से शादी की थी। तुम इस गेम को अकेले खेल रही हो, इसलिए हर बार हार जाती हो।
मेरे साथ मिलकर खेलो, तुम्हारी जीत पक्की होगी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका सारा इल्जाम रघुवंशी फैमिली मेरे ऊपर लगा रही है। नैना भी चिल्लाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो गलत क्या है, तुम ही तो यह सब कर रही हो। बस तुम्हारा दिमाग कम चलता है और जुबान ज्यादा। मेरे तरीके से गेम खेलो, जीत हमारी ही होगी। अब अपना गुस्सा थूक दो, मेरे पास आ जाओ आगे की प्लानिंग करने के लिए। नैना ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर हल्के गुस्से में बोली, बबीता को मारकर तुम्हें क्या मिला? मुझे मिला सुकून, खुशी, और हर्षवर्धन को मिली बेचैनी, दुख। सोचो नैना, घर के नौकर मरने पर रघुवंशी परिवार इतना परेशान है और दुखी हो जाता है, तो अगर उनके घर का एक मेंबर मर जाए तो उन सबकी क्या हालत होगी। फोन से दूसरी तरफ से आवाज आई। नैना ने गुस्से में फोन काट कर बैक सीट पर फेंक दिया और फिर कार स्टार्ट करके वहां से चली गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर जल्द से जल्द पता करो दिव्यांश पर अटैक किसने करवाया है। दिव्यांश ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, आप भी चले जाइए। हर्षवर्धन को दिव्यांश की बात समझ नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, मैं कहाँ चला जाऊं? हर्षवर्धन की बात सुनकर शिवाय ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। राजवीर ने ना में गर्दन हिला दी। पैंथर और दिव्यांश एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर चारों एक साथ बोले, सिंड्रेला चाची के पास। चारों का ऐसे रिएक्शन देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई और होठों पर मुस्कुराहट। हर्षवर्धन बोला, इन सब के अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं है? जाकर अपने अपने कमरे में रेस्ट करो, 2 दिन बाद मेंशन के लिए निकलेंगे। शिवाय सीटी बजाता हुआ बोला, चलो भाई अपना अपना काम करो, चाचू को शर्म आ रही है। राजवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट पास की, फिर अपने कमरे में चला गया। पैंथर भी दिव्यांश को सहारा देकर कमरे में ले आया। धीरे धीरे सब वहां से चले गए। हर्षवर्धन सबको हैरानी से जाता हुआ देख रहा था। हर्षवर्धन फिर खुद में बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, मेरा खून पीने के लिए इन्हें छोड़ गए। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी कमरे में आ गया। हर्षवर्धन ने कमरे में आकर देखा हीर गिफ्ट अरेंज कर रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर हैरानी से पूछा, तुम सोई नहीं? हर्षवर्धन की आवाज सुनकर हीर ने पलट कर देखा। हीर बोली, साहब नींद नहीं आ रही थी, सोचा इन सबको समेट कर रख दूं। हर्षवर्धन हीर के पास जा रहा था। हीर नजर झुकाए बस इधर उधर देख रही थी। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल करीब आ गया। हर्षवर्धन ने हीर की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए बहुत प्यार से बोला, तुम मुझे साहब क्यों कहती हो? हर्षवर्धन के इतना करीब होने से हीर को थोड़ी घबराहट हो रही थी। हीर फिर भी हिम्मत करते हुए बोली, तो क्या कहूँ साहब? हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाते हुए कहा, मेरा नाम ले सकती हो, हर्ष कह सकती हो। हर्षवर्धन के इतना करीब होने से हीर तो वैसे ही घबरा रही थी, ऊपर से हर्षवर्धन की बातें, जिसकी वजह से ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हीर अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, मैं कैसे आपका नाम ले सकती हूँ, जैसे मैं तुम्हारा लेता हूँ? हर्षवर्धन जवाब देता हुआ बोला। हीर बोली, नहीं साहब मैं नहीं ले पाऊंगी आपका नाम। ठीक है साहिबा, मत लेना। हर्षवर्धन बोला। साहिबा? अपने लिए साहिबा सुनकर हीर थोड़ा सा हैरान हो गई। हीर बोली, साहब आप मुझे साहिबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम भी मुझे साहब कहती हो। हर्षवर्धन ने कुछ ही शब्दों में जवाब दिया। तो फिर मैं आपको क्या बोलूं? हीर ने मासूमियत से पूछा। हर्षवर्धन ने कहा, जो तुम्हारा मन हो तुम मुझे वह कह सकती हो, जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हें कहूंगा। हीर अब कुछ नहीं बोली। हर्षवर्धन ने अगले ही पल हीर के होठों को कैप्चर कर लिया। हीर के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। एक डीप किस के बाद हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हीर ने शर्म के मारे आंखें ही नहीं खोली, लेकिन गिरने के डर से अपने हाथ हर्षवर्धन के गले पर जरूर लपेट दिए। हर्षवर्धन हीर को बेड पर ले आया। हर्षवर्धन ने हीर को बहुत प्यार से उसे लिटा दिया, फिर उसके पास लेटकर उसे बाहों में भरकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। हीर को घबराहट के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने तो अपना सर हर्षवर्धन के सीने में छुपाया हुआ था। हर्षवर्धन ने बिना आंखें खोले कहा, सो जाओ हीर, कुछ नहीं कर रहा हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। 4 घंटे रेस्ट करने के बाद हीर उठ गई।
हर्षवर्धन भी अभी सो रहा था। हीर धीरे से हर्षवर्धन के पास से उठने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया उसकी साड़ी का पल्लू हर्षवर्धन के हाथ के नीचे दबा हुआ है। हीर ने धीरे से अपना पल्लू हर्षवर्धन के हाथ के नीचे से निकाला, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। हर्षवर्धन करवट लेकर फिर सो गया। हीर नीचे आई और सबके लिए खाना बनाने लगी। हीर ने 2 घंटे में सबके लिए डिनर तैयार कर दिया। हीर घर के एक सर्वेंट को सबको बुलाने के लिए कह दिया। सब धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर आ रहे थे। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सबके चेहरे को देखकर लग रहा था उनकी थकावट अभी उतरी नहीं है, लेकिन हीर आर्या के चेहरे का ग्लो ही अलग था। दोनों के चेहरे पर अलग ही शाइनिंग थी, शायद वह खुशी की चमक थी। शिवाय डाइनिंग टेबल पर आया। आर्या को देखते ही शिवाय ने आंख मार दी। आर्या की आंखें शर्म से झुक गई। सब बैठकर खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी अंगड़ाई तोड़ता हुआ डाइनिंग टेबल पर आ गया। हर्षवर्धन को देखकर सारे भाई आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। हर्षवर्धन उन सबकी शरारत समझता था, लेकिन हीर के सामने फिलहाल हर्षवर्धन ने उन्हें कुछ कहा नहीं। शिवाय ने फिर दिव्यांश की तरफ आंख मारकर कहा, यार दिव्यांश, आज चाचू दिन में बहुत सोए हैं, अब रात को नहीं सो पाएंगे। दिव्यांश भी हंसता हुआ बोला, हाँ तो सही है ना, रात को कुछ काम कर लेंगे, फिर चाचू को टाइम कहाँ मिलेगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई सारी लड़कियां दिव्यांश शिवाय की बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन के दिमाग में सब कुछ सही सही जगह फिट हो रहा था। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाया, खुद तो चले गए, इन जानवरों को मेरे पास छोड़ दिया। क्या दृष्टि दिव्यांश के पास आएगी? क्या हर्षवर्धन पता लगा पाएगा अपने दुश्मन का? दोस्तों, जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।